मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और बात करेंगे जनादेश 2024। बिहार की लोकसभा सीटों के परिणामों में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। लोकसभा चुनाव के परिणामों में साफ तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को बीजेपी के मुकाबले ज्यादा सीटें मिलना सूबे की सियासत का बड़ा संकेत है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट की बात करें तो बिहार की तस्वीर जेडीयू के पक्ष में है। बिहार में लोकसभा चुनाव का परिणाम काफी हद तक एग्जिट पोल जैसा ही रहा। हालांकि अलग अलग सीटों पर प्रत्याशियों के जीत हार की बात करें तो उसमें चौंकाने वाली तस्वीर देखने को मिली है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने फिर वापसी कर ली है। वापसी का मतलब स्ट्राइक रेट से है। भारतीय जनता पार्टी से बेहतर नंबर के साथ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का परफॉर्मेंस रहा है और इसी के साथ हवा उठ चली है कि नीतीश कुमार फिर से पलटने वाले हैं। इस हवा में इतना दम इसलिए है क्योंकि तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के चुनाव प्रचार खत्म होने के पहले तक कहा था कि 4 तारीख को चाचा कुछ बड़ा करेंगे और अब चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि भाजपा को केंद्र में सरकार बनाने के लिए जेडीयू जैसे क्षेत्रीय दलों का साथ अपरिहार्य है। तो क्या एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर दिल्ली से लौटे नीतीश कुमार फिर कुछ वैसा करने वाले हैं? सभी की नजर अब दिल्ली में एनडीए सरकार बनने के लिए बुधवार को होने वाली बैठक पर है। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह माने जाने वाले शरद पवार के नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू से संपर्क में आने की बात सामने आ रही है। वहीं जेडीयू ने एक बार फिर पाला बदलने के किसी भी तरह के कयास को खारिज कर दिया है। अगर नायडू या नीतीश कुमार के रुख में किसी भी तरह का बदलाव होता है तो एनडीए को सरकार बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। माझी उपस्थिती असेल। आज काही टीव्हीवर बातमी आहे किंवा मी चंद्रबाबूंशी बोललो, आणखीन कोणाशी बोललो, त्याच्यात काही तथ्य नाही। मी काही कोणाशी बोलले नाही। बोलणं माझं झालं असेल तर ते काँग्रेस अध्यक्ष आणि काँग्रेस येथूनही यांच्याशी झालं, बाकी कोणाच्या संबंधित नाही। या चर्चा करणं इतरांशी याबद्दलचं धोरण हे राष्ट्रीय पातळीवरचे आमचे सगळे सहकारी त्यांच्याशी विचार निर्णय करून केले जाईल। सर, सगळे म्हणतात की तुमचं वय झालं आहे। या ठिकाणी हे सिद्ध झालं आहे की टाइगर बुढ़ा हुआ तो क्या हुआ लेकिन जिंदा है। सर हिंदी मध्ये प्लीज ब्रीफ कराल सगळं तर। सर त्याच्यावर उत्तर। सर एक उत्तर। सर एक उत्तर। तूच उत्तर दिलंस ना। नीतीश कुमार यांची मदत तुम्हाला पुढे मिळेल असं माहिती नाही। माझं काही त्यांच्याशी बोलणं झालं नाही। एका राज्याचे प्रमुख आहेत आणि त्यामुळे त्याची माहिती असल्याशिवाय त्याचं मी कमेंट करणं योग्य नाही। माझा त्यांचा सुसंवाद आत्ता झाला, संबंध आहेत पण आत्ता बोलणं झालेलं नाही। सबसे पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ कि एक बार फिर तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और ये तीसरा चुनाव हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यकीनन देश को उस ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा जिसका वादा हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे 2014 में बिहार लोकसभा की सीटें, भाजपा 22 सीटें, जेडीयू 2 सीटें, आरजेडी 4 सीटें, रालोसपा 3 सीटें, कांग्रेस 2 सीटें, एनसीपी 1 सीट। 2019 में बिहार लोकसभा एनडीए को 40 में से 39 सीटें, बीजेपी 17 सीटें, जेडीयू 16, एलजेपी 6 सीट, कांग्रेस 1 सीट, आरजेडी 0 सीट। आपको बता दें कि बिहार की 40 सीटों के परिणाम पर लोगों की नजर टिकी रही है।
चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू का साथ आना सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। बिहार के सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये फैसला काफी सोच समझकर कर लिया है। दोनों ही दलों ने संख्यात्मक रूप से समाज के उन वर्गों को छुआ जो अभी तक काफी बिखरे हुए थे। बात चाहे हम अति पिछड़े वर्ग की करें, पिछड़े वर्ग की करें, ओबीसी की करें या सामान्य वर्ग की करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सामूहिक पहुंच काफी ज्यादा विस्तृत और कहीं ज्यादा प्रभावशाली रही है। वहीं अगर आपने बिहार में राजनीतिक यात्राएं की होंगी या बिहार के लोगों से संवाद किया होगा तो आपको एक बात नोट करेंगे कि राजद को वोट बैंक ज्यादा मुखर और आक्रामक है। चुनावी रैली या पोलिंग बूथ पर यादव समाज के लोग उत्साह के साथ मौजूद रहे। यही बात मुस्लिम समाज के लोगों के लिए भी कही जा सकती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब बात करेंगे असम की जेल में बंद वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने पंजाब की खजूर साहिब लोकसभा सीट पर भारी मतों के अंतर के साथ जीत दर्ज की। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत सजा काट रहे अमृतपाल सिंह ने कांग्रेस के कुलबीर सिंह जीरा को 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया है। देखिए रिपोर्ट। असम की जेल में बंद वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट पर भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत सजा काट रहे अमृतपाल सिंह ने कांग्रेस के कुलबीर सिंह जीरा को 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया है। सिखों के लिए अलग राज्य की मांग करने वाले अमृतपाल सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। हालांकि अमृतपाल सिंह के जेल में होने की वजह से चुनाव प्रचार अभियान का जिम्मा उनके परिवार और पार्टी समर्थकों ने उठाया। भाई साहब दी जिहड़ी साडी संगत सी, सपोर्टर सी, जिन्ने भी नौजवान सी, सारियां दा तहे दिलों धन्नवाद करदी हां कि बहुत ही संगत ने आप मुहारी मेहनत की ते बहुत ही सहयोग दिता संगत ने। सारी संगत दा मैं तहे दिलों धन्नवाद करदी हां। बाकी मैं सारी संगत नूं बेनती करदी कि 6 तरीक तक आपां किसी भी किस्म दा कोई जश्न नहीं मनाउणा, क्योंकि ये साडे शहीदी दिहाड़े आ। साडी जित जिहड़ी आ ओह शहीदां नूं समर्पित वा ते 6 तरीक तक आपां कुछ भी इहो जिहा नहीं करना। ते अज असीं अखंड पाठ साहब काली महर आरंभ करा रहे हैं ते 6 तरीक नूं भोग पाउण पा रहे हैं ते बाद च ही आपां जिहड़ा भी प्रोग्राम अगला होगा बाद च लिखांगे। बता दें, लोकसभा चुनाव के आखिरी और 7वें दौर में 1 जून को पंजाब की 13 सीट पर वोटिंग हुई थी। इंदौर में लोकसभा चुनाव काउंटिंग के दिन आज एक दिन में 3 रिकॉर्ड बन गए। बीजेपी का सबसे ज्यादा वोट पाने का, देश में बड़ी जीत हासिल करने का, और नोटा का देश में सबसे ज्यादा वोट पाने का। इससे पहले आपको बता दें कि बिहार के पास ये फिलहाल अभी तक ये रिकॉर्ड रहा है और इसे तोड़ते हुए इंदौर ने अपने नाम कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। इंदौर में बना दोहरा रिकॉर्ड। इंदौर लोकसभा चुनाव परिणाम में भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी देश की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। इसके साथ इंदौर में नोटा को करीब 1 लाख वोट मिले हैं। इंदौर के परिणाम की देश भर में चर्चा है। इंदौर में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अजय कांति बम ने चुनाव से ठीक पहले नामांकन वापस ले लिया था। इस वजह से कांग्रेस इंदौर में चुनाव नहीं लड़ पाई। कांग्रेस ने जनता से अपील की थी कि नोटा पर वोट दें और अपना विरोध दर्ज करवाएं। परिणाम में भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी 11 लाख वोट मिले। इससे पहले 2019 में गुजरात के नावासार सीट पर भाजपा के सीआर पाटिल ने 6,89,668 वोटों से जीत दर्ज कर अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। शंकर लालवानी देश में सबसे बड़ी जीत है। नोटा का रिकॉर्ड। इंदौर ने इस बार देश में सबसे अधिक नोटा का रिकॉर्ड बना दिया है। नोटा को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। अभी देश में सबसे ज्यादा नोटा का रिकॉर्ड फिलहाल बिहार के गोपालगंज के नाम है।
वर्ष 2019 के चुनाव में यहां 51,660 नोटा पड़े थे। इंदौर में इस मामले में एक बार नया रिकॉर्ड बना है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह सपा के अवधेश प्रसाद से हार गए। दरअसल इस सीट पर अखिलेश यादव ने ऐसी बिसात बचाई जिसकी काट बीजेपी नहीं निकाल सकी। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह ने विपक्ष को संविधान बदलने का मुद्दा थमाया। अखिलेश की बिछाई बिसात में फंस गई बीजेपी। अखिलेश यादव ने किया नया प्रयोग। दलित आबादी वाली पासी बिरादरी से अपने सबसे मजबूत पासी चेहरे को बनाया उम्मीदवार। नारा चला, अयोध्या में न मथुरा न काशी, सिर्फ अवधेश पासी। अवधेश पासी 6 बार के विधायक, मंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। वो कई प्रमुख सीटों पर चुनाव हार रही है, उनमें फैजाबाद सीट भी शामिल है। बता दें कि फैजाबाद सीट से ही अयोध्या नगरी आती है, जहां भगवान राम का भव्य राम मंदिर बनने के बाद माना जा रहा था कि ये सीट भाजपा के लिए बहुत आसान है, लेकिन आए परिणामों में ये सीट सबसे चौंकाने वाली रही। सपा के अवधेश प्रसाद ने बाजी मार ली। उन्होंने कई राउंड में भाजपा के प्रत्याशी लल्लू सिंह को बुरी तरह से पछाड़ दिया। आपको बता दें कि अयोध्या सीट पर इस बार अखिलेश यादव ने नया प्रयोग किया और सामान्य सीट होने के बावजूद अखिलेश यादव ने अयोध्या की सबसे बड़ी दलित आबादी वाली पासी बिरादरी से अपने सबसे मजबूत पासी चेहरे को उम्मीदवार बना दिया। अवधेश पासी 6 बार के विधायक, मंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। संख्या के लिहाज से अयोध्या की सबसे बड़ी जाति पारसी बिरादरी मानी जाती है। वहीं बीजेपी ने यहां लल्लू सिंह को तीसरी बार मौका दिया। वो 2 बार से लगातार यहां के सांसद थे। ये वही लल्लू सिंह है जिन्होंने पूरे विपक्ष को संविधान बदलने का मुद्दा थमा दिया था। लल्लू सिंह ने यही कहा था कि मोदी सरकार को 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। फैजाबाद में सपा के दलित चेहरा उतारने से एक नया नारा चल पड़ा, अयोध्या में न मथुरा न काशी, सिर्फ अवधेश पासी। माना जा रहा है कि दलित उम्मीदवार के पीछे न सिर्फ दलित जातियां बल्कि कुर्मी जैसी ओबीसी जातियां भी गोलबंद हो गई। राम मंदिर निर्माण के बावजूद अखिलेश ने फैजाबाद में ऐसी बिसात बिछाई जिसने यहां बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। बता दें कि हिंदुत्व की राजनीति का केंद्र होने के बावजूद ये शहर भाजपा का गढ़ नहीं रहा है। यहाँ से विभिन्न दलों के नेता चुनाव जीत चुके हैं। 1991 से यहाँ विधानसभा चुनाव नतीजों में बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन फैजाबाद लोकसभा सीट पर उत्तर प्रदेश की तीनों बड़ी पार्टियां बीजेपी, एसपी और कांग्रेस अलग अलग चुनावों में अपनी जीत दर्ज कर चुकी हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। हाई प्रोफाइल अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी हार गईं। कांग्रेस के उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने जीत दर्ज की है। आखिर चुनाव कांग्रेस के पक्ष में रहा। स्मृति ईरानी इस सीट से तीसरी बार उम्मीदवार बनाई गई थी। पिछले चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को पराजित किया था। अमेठी में पिछले 2.5 दशक में पहली बार है जब गांधी परिवार से कोई भी चुनाव मैदान में नहीं रहा। यहां वोटिंग 20 मई को संपन्न हुई थी। अमेठी में केएल शर्मा ने थाक जमाई और जीत दर्ज कराई। कौन है किशोरी लाल शर्मा, क्या रहा इनका इतिहास, जानते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ साथ एनडीए और इंडिया के बीच घटाबढ़ी का दौर भी देखने को बराबर मिला। वहीं यूपी की बात कर ले तो यूपी की हॉट सीट में गिने जाने वाली अमेठी सीट में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। अमेठी में जहां स्मृति ईरानी ने अपनी धाक जमा कर रखी थी, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी केएल शर्मा ने बढ़त बनाई है। आखिर ये केएल शर्मा है कौन, ये भी जान लेते हैं। केएल शर्मा का पूरा नाम किशोरी लाल शर्मा है, जो गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। मूलतः पंजाब के लुधियाना के रहने वाले हैं और शर्मा ने 1983 में राजीव गांधी के साथ रायबरेली और अमेठी में कदम रखा था। बाद में राजीव गांधी के अचानक निधन के बाद गांधी परिवार से उनके रिश्ते पारिवारिक हो गए और वो गांधी परिवार के ही होकर रह गए।
1991 में राजीव गांधी की मौत के बाद शर्मा ने कभी शीला कौल के काम को संभाला तो कभी सतीश शर्मा के लिए मदद की। ऐसे में शर्मा का अक्सर रायबरेली और अमेठी में आना जाना बना रहा। हालांकि जब पहली बार सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में उतरी और अमेठी से चुनाव लड़ी तो केएल शर्मा उनके साथ अमेठी आ गए। जब सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के लिए अमेठी सीट छोड़ दी और खुद रायबरेली आ गईं, तो केएल शर्मा ने रायबरेली और अमेठी दोनों ही सीटों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और शर्मा रायबरेली और अमेठी दोनों ही क्षेत्र के संसदीय कार्य की देखरेख करने लगे। वक्त के साथ साथ लोग कांग्रेस को छोड़ते गए, लेकिन केएल शर्मा की निष्ठा और वफादारी में कभी कोई कमी नहीं रही। शर्मा को सोनिया गांधी का करीबी भी माना जाता है। हालांकि अकेला फैक्टर नहीं, फिलहाल दिख रही बढ़त के पीछे कोई और कारण हो सकते हैं, जैसे लंबे समय से अमेठी और रायबरेली में जमीनी स्तर पर काम करने की वजह से स्थानीय लोग उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। इसकी झलक भी अब तक के रुझान में दिखाई दी। जातीय समीकरण में भी किशोरी लाल फिट बैठते हैं। और आपको ये भी बता दें कि अमेठी में दलित लगभग 26%, मुस्लिम 20% और ब्राह्मण 18% के करीब है, जिसका कहीं न कहीं फायदा मिलता कांग्रेस पार्टी को नजर आया है। वही कांग्रेस का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, अमेठी से क्या जुड़ाव रहा है, ये भी जान लेते हैं। 1967 में अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस 3 बार ही पराजित हुए। 1967 और 1971 में यहां विद्याधर वाजपेयी सांसद रहे। 1977 में संजय गांधी ने चुनाव लड़ा, लेकिन इमरजेंसी लहर में वह चुनाव हार गए। जनसंघ से रविंद्र प्रताप सिंह यहां से विजय हुए। 1980 में फिर चुनाव हुआ और उसमें संजय गांधी जीत गए। जीतने के कुछ ही दिन बाद उनके विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके बड़े भाई राजीव गांधी ने अमेठी की कमान संभाली। राजीव गांधी 1981, 1984, 1989 में अमेठी से सांसद चुने गए। 1991 में मतगणना से पूर्व राजीव की मृत्यु हो गई और इसके बाद कैप्टन सतीश शर्मा ने चुनाव लड़ा और इन्हें जीत मिली। 1996 में भी कैप्टन सतीश शर्मा सांसद रहे हैं यहां से और 1998 में भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर संजय सिंह से कैप्टन सतीश शर्मा हार गए। 1999 की अगर बात कर लें तो 1999 में सोनिया गांधी ने संजय सिंह को भारी अंतर से पराजित किया। 2004 में सोनिया गांधी ने सीट राहुल गांधी के लिए छोड़ दी। राहुल गांधी पहली बार अमेठी से सांसद चुने गए। 2009 में भी राहुल ही सांसद बने। 2014 में राहुल ने हैट्रिक लगाई और 2014 में भाजपा ने पहली बार अमेठी सीट से स्मृति ईरानी को चुनाव लड़ाया। स्मृति ईरानी लगभग 10,07,903 वोटों के अंतर से चुनाव हार गई। स्मृति ईरानी को चुनाव हारने के बाद भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इसके बाद स्मृति ईरानी ने अमेठी को अपनी कर्म भूमि बना लिया और 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हरा दिया। स्मृति को 4,68,514 जबकि राहुल को उस वक्त 4,13,394 वोट ही मिले थे। कुल मिलाकर के अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी को महज 3 बार ही यहां से शिकस्त मिले थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश की चर्चित लोकसभा सीट मेरठ पर बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने जीत दर्ज की। सीट पर अरुण गोविल ने सपा उम्मीदवार सुनीता वर्मा को 10,000 से अधिक वोटों से हराया है। जीत के बाद बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने मीडिया से क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले मेरठ की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, मेरठ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा, पदाधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, तो शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा, मुझे जिम्मेदारी, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा।
और यहाँ के सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मैंने जो जिम्मेदारी अपने ली है अपने ऊपर, मैं उसका पूरी तरह निर्वाह। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को हुए मतदान के बाद परिणाम सामने आ गए हैं। इसके तहत प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों में एक बार फिर कमल खिला है। भारी बहुमत के साथ ही भाजपा के 5 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को मतदान हुआ था। पहले चरण में राज्य की 5 लोकसभा सीटों में हुए मतदान के बाद करीब 43 दिनों के बाद परिणाम सामने आए। वहीं चुनावी परिणाम ने एक बार फिर राज्य में मिथक को तोड़ दिया है, साथ ही कांग्रेस को एक बार फिर मायूस किया है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में भाजपा ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। प्रदेश की 5 सीटों पर तीसरी बार कमल खिला है। भाजपा ने अब तक चले आ रहे मिथकों को तोड़ दिया है। चुनावी परिणाम से भाजपा काफी उत्साहित है। भाजपा खेमे में तो जश्न का माहौल है, लेकिन कांग्रेसी खेमे में मायूसी देखने को मिली है। हालांकि विपक्षी दल इंडिया गठबंधन को मिली सीटों से भी उत्साहित है। वहीं भाजपा ने चुनावी परिणाम सामने आने के बाद विपक्ष से सवाल किया है कि क्या अब उन्हें ईवीएम में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस बार विपक्ष के हमारे साथी वो ईवीएम की बात नहीं कर रहे हैं। जो हर बार ईवीएम पर हाई तौबा मचाते थे, इस बार आश्चर्य की बात है कि मौन साधे हुए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भाजपा ने वर्ष 2014, 2019 और अब एक बार फिर 2024 में राज्य की 5 लोकसभा सीटों में जीत दर्ज की है। प्रदेश में ये पहली बार हुआ है कि लगातार तीसरी बार राज्य की सभी लोकसभा सीटों में एक ही दल के प्रत्याशियों की रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है। आपको बता दें कि भाजपा ने टिहरी से भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह, पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी, अल्मोड़ा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय टमटा, नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट, जबकि हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत भारी मतों से जीते हैं। हाँ, बधाई है उत्तराखंड की जनता को और तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के 5 प्रत्याशियों को उत्तराखंड से जिताया है। मैं तमाम अपने आराध्य जो हमारे देव हैं, हमारे देवस्थान हैं, और उनका आशीर्वाद सदैव भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहे। चुनावी परिणाम सामने आने के बाद से भाजपा में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। ऐसा लक्ष्य बड़ा रखा जाता है, 5 लाख का लक्ष्य हमने रखा था और लक्ष्य की ओर हम बढ़े हैं। और मुझे बताते खुशी है कि एक जिस प्रकार का मत प्रतिशत की जानकारी आ रही थी, और मैं फिर दावे से कह रहा हूँ, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी उतना मत मिला था, हमने उस मत में मत वृद्धि हुई है, ऐसी जानकारी मेरे पास है। कल तक विधिवत रूप से विधानसभा का रिकॉर्ड आएगा, मैं कल अलग से आपको जानकारी दूंगा। देखिए, भाजपा अति उत्साह में जश्न मना रही होगी, उन्हें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि ये जनता का जनादेश है और लोकसभा के चुनाव परिणाम में धीरे धीरे ही जो है सारी स्थितियां साफ होंगी। क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे जब भाजपा को 400 पार पहुंचा रहे थे, तभी से भाजपा के लोगों ने जश्न शुरू कर दिया था। उन्होंने तो जनता के जनादेश का भी जो है इंतजार नहीं किया। तो ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। मुझे तो जनता जनार्दन पे पूरा भरोसा है कि जनता का आशीर्वाद, प्यार और दुलार जो है उत्तराखंड में भी जो है इंडिया गठबंधन को मिलेगा और हमारे प्रत्याशी यहाँ भी चुनाव जीतेंगे। कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भाजपा ने उत्तराखंड में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। चुनावी नतीजे सामने आने के बाद से भाजपा में काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है, जबकि कांग्रेस भाजपा को 400 पार के नारे को याद दिलाने के साथ ही जीत के मार्जिन में कमी को भी याद दिला रही है। सवाल ये है कि आखिर क्यों प्रदेश में लगातार तीसरी बार कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है। आखिर क्या वजह है कि जनता लगातार भाजपा को जीत दिला रही है। देखना होगा कांग्रेस इस हार से क्या कुछ सबक लेती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
और खास पेशकश फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।